गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे भाजपा हार से घबराई, मोदी योगी को लाए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां बेहद तेज हो गई हैं और साथ ही आपको बता दें कि भाजपा, कांग्रेस के साथ ही तमाम अन्य क्षेत्रीय दलों ने चुनावी रणनीति पर मंथन भी शुरू कर दिया है और कांग्रेस सहित सत्ताधारी दल भाजपा ने इस चुनावी दंगल को जीतने के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट के साथ ही 11 निकायों का संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। और वहीं कांग्रेस के प्रदेश के स्थानीय और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के स्टार प्रचारकों की घोषणा करती है, लेकिन संकल्प पत्र के साथ ही कई तैयारियों को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस अभी पीछे नजर आ रही है और स्टार प्रचारकों में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का नाम आने के विपक्ष में खलबली मच गई है। और चुनाव समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री मोदी कई विकास कार्यों की समीक्षा करने देवभूमि भी बता रहे हैं और जिसके चलते कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए चुनाव प्रचार में भाजपा को हार का डर सताने की वजह बताई है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के छोटे चुनाव के लिए आना पड़ रहा है। भाजपा ने निकाय चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 28 जनसभाओं के साथ रोड शो करेंगे। भाजपा इस चुनाव को 2027 के सेमीफाइनल से जोड़कर देख रही है और यही वजह है कि निकाय चुनाव के मैदान में भारी भरकम स्टार प्रचारकों को न्योता दिया गया है। आज इसी पर होगी चर्चा, एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं निकाय चुनाव को भाजपा विकास का तीसरा इंजन बता रही है। उनका मानना है कि इस बार जनता ने पूरा विश्वास प्रदेश में हुए कामों को लेकर के बनाया है और निश्चित तौर पर निकाय चुनाव में भी हमारी भारी मतों से जीत होगी। योगी आ रहे हैं, साथ ही चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण दौरा है। मोदी बाबा केदार के भक्त हैं, साथ ही पुनर्निर्माण के कार्यों का जायजा, साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगा कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसको लेकर शासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में उनके सामने हमारे ऋषिकेश और हरिद्वार कॉरिडोर, साथ में शारदा कॉरिडोर, इन तीनों के प्रस्तुतिकरण होना है। तो प्रस्तुतिकरण के लिए सूटेबल जगह का चयन करने के लिए आज गए थे टीम के साथ। हमने डिसाइड कर लिया केल निदेशालय के जो मीटिंग हॉल है वहाँ पर हम लोग रखेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का बाबा केदार से जो उनका एक बाबा केदार के भक्त हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है उसी का परिणाम है कि भव्य केदार और दिव्य केदार बना है। बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान, उस पर भी काम चल रहा है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट उनकी प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं। इनकी समीक्षा वो हर वर्ष करते हैं और इस बार भी करेंगे। और इसके साथ साथ गंगा कॉरिडोर ऋषिकेश हरिद्वार में बनने वाला और शारदा कॉरिडोर जो हमारा प्रस्तावित है आदरणीय प्रधानमंत्री का, उस पर भी हम लोग मार्गदर्शन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के साथ साथ स्टार प्रचारकों की सूची में पहला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। दौरे की सूचना से विपक्षी दलों में खलबली मची है। विपक्षी दलों का मानना है कि अब भाजपा को हार का डर सता रहा है और इन छोटे निकाय चुनाव में भाजपा को प्रधानमंत्री से लेकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैदान में उतारना पड़ रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए तीखी टिप्पणी की। भाजपा का कहना है कि जिनके नेता होते हैं वही स्टार प्रचारक या प्रचार करने के लिए प्रदेश में आएंगे। कांग्रेस के पास तो अब कोई नेता ढूंढने पर भी नहीं है। इस तरीके के आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। निकाय चुनाव की तरफ इस समय उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। छोटी सरकारों का गठन होना है। योगी आदित्यनाथ जैसे सिटिंग सीएम उत्तर प्रदेश के मुखिया, अगर वो जिनको प्रधानमंत्री का दावेदार भी बताती है भाजपा,
अगर वो इस समय स्टार प्रचारकों की सूची में इस समय है, छोटी सरकारों के जो गठन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें जनसभाओं को अगर उनको संबोधित करना है, तो आप स्वयं सोचिए भाजपा की स्थिति क्या है धरातल में इस निकाय चुनाव में। जनता क्षुब्ध है, जनता परेशानी की मुद्रा में है। एक वर्ष तक इन्होंने लिंगर ऑन चुनाव को किया है, छोटी सरकारों का गठन नहीं होने दिया भाजपा ने। वोट के रूप में प्रतिशोध होता है, जो परिणति इनको मिलने वाली है निश्चित रूप से। ये निकाय चुनाव भाजपा पूरी तरह से हारने वाली है और करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से विजय सूरी की तरफ अग्रसर है। आपको रिजल्ट जब दिखेगा, निश्चित रूप से छोटी सरकारों का जो गठन होने जा रहा है उसमें कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। निसंदेह इन चुनावों को शुरू से लेकर अब तक ये सभी लोग कह रहे हैं, न केवल कांग्रेस बल्कि सभी जितने भी जो आज दल या जो नागरिक हैं वो सभी यही सोच रहे हैं कि ये 1 साल 3 महीना चुनाव को लेट करने का कारण क्या था। इस कारण के पीछे बीजेपी की पूर्णतः हार, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब आज वो जो उन्होंने सीएम को और फिर सीएम उत्तर प्रदेश को यहाँ पर लाकर स्टार प्रचारक के रूप में ये इन चुनाव में ला रही है, तो ये स्पष्ट है कि उनको हार का डर है और इस हार के डर को बचाने के लिए वो इन जो प्रमुख हैं प्रदेश के दोनों प्रदेश के प्रमुख हैं, इनको मैदान में उतारा है। लेकिन इनके साथ हमने ये भी आरोप पहले भी लगाया था कि भाई जब ये आते हैं तो ये पूरा अकेले चुनाव में नहीं जाते हैं, इनके साथ पूरी सरकारी मशीनरी जाती है और जब ये सरकारी मशीनरी जाती है तो इसका जो खर्चा है वो कैंडिडेट के खर्चे में जोड़ा जाना चाहिए। इसका काम आरोप लगाना है। यही आरोप वो हरियाणा में भी लगा रहे थे, यही आरोप वो महाराष्ट्र में भी लगा रहे थे। अरे हमारे पास नेता है तो आएंगे, उनके पास जब नेता ही कोई नहीं बचा तो कौन प्रचार प्रसार करेगा। उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं को मजदार में छोड़ दिया प्रचार करने के। एक करण महाराज है, वो उसके अलावा और कौन नेता है वहां पर इस समय जो प्रचार प्रसार में है। प्रभारी कहीं नजर नहीं आता। अरे हमारे पास नेता है, चाहे योगी हैं, हमारे पास धामी जी हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे नेता काम करेंगे। ये लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व में अगर हम भागीदारी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। कुल मिलाकर भाजपा जहां अपनी चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी योगी ने विपक्षी दलों की टेंशन को बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि क्या भाजपा की तैयारियों से विपक्षी दलों को हार का डर सता रहा है या सही में दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान में उतरकर अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों को जीत का स्टार बना पाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय कराते हैं। राजेश्वर पैन्युली साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रमोद कपरवान साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। रतन मणि ढोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत। राजेश्वर पैन्युली जी के साथ में शुरुआत करेंगे। राजेश्वर जी, निकाय से डर नहीं था तो एक निकाय चुनाव, मतलब क्षेत्रीय हम कह सकते हैं चुनाव, उसके लिए बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया जा रहा है। यानी विपक्षी जो बात कह रहे थे कि इस बार बीजेपी निकाय से डर रही है, जो आरोप लगा रहे थे यही वजह है कि देर से चुनाव कराया जा रहा है, कहीं वो ठीक साबित तो नहीं हो रहे हैं आपके इस पूरे घटनाक्रम से? गरिमा जी, विपक्ष को जो है शायद ये समझ नहीं आती है, बात उनके समझ से बाहर है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना होता है और कोई चुनाव छोटा नहीं होता है, कोई चुनाव बड़ा नहीं होता है। एक वोट की भी उतनी ही कीमत होती है, करोड़ वोट की भी उतनी ही कीमत होती है। जीत हाथ का फैसले से राजनीतिक दल आगे और पीछे सत्ता में आता है और नहीं आता है। यहां तक हम ये बार बार कहें कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से सुसज्जित पार्टी है। इसमें बड़ा से बड़ा नेता भी कार्य करता है तो छोटा से छोटा नेता भी कार्य करता है। ये सब फैशन जो है दूसरी पार्टियों में है कि वो बड़ा नेता है वो छोटा नेता है। हमारे यहाँ तो सब लोग लगभग एक ही उस श्रेणी से आते हैं, कार्यकर्ता से आते हैं। उनकी जनता में कितनी डिमांड है, जनता उनको कितना पसंद करती है, जनता कितनी बात सुनना चाहती है, उसका वो अलग एक आकलन हो सकता है। सत्ता के किस पद पे बैठे उसका एक अलग आकलन हो सकता है, पार्टी में किस पद पे बैठे हुए एक अलग आकलन हो सकता है। और जहां तक चुनाव में आने की बात है, आप कोई भी चुनाव देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ती है और पूरी
पूरे दमखम से लड़ती है। वो किसी चुनाव को छोटा या बड़ा देख करके नहीं लड़ती। हर कार्यकर्ता के घर जाना, हर वोटर के घर जाना, उनसे संपर्क बनाना, अपनी बातें कहना और डॉक्यूमेंटेशन करना। जो इस बार 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 आ रहा है कि संकल्प पत्र लेके आए, देखिए भारतीय जनता पार्टी संकल्प पर डॉक्यूमेंटेशन भी करने जानती है और कर दिखला रही है। इनको रास्ता दिखा रही है। अब ये पीछे पीछे चल रहे हैं। तथाकथित जो 100-150 साल पुरानी पार्टी है, 75 साल पुरानी पार्टी है, वो भी अब आगे इन भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे चल रही है। उसको खुद अभी समझ में आ रहा है। अभी कल परसों किसी डिबेट में था तो उनको ये भी पूछा जा रहा था कि आपके जो है प्रभारी, जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं, क्या उन्हें भी पता भी है कि यहाँ निकाय चुनाव हो रहे हैं? मतलब इतनी तो हालत हो रखी कांग्रेस पार्टी की, जिन्हें अपने जो पदाधिकारी हैं, जो उनके तथाकथित बड़े नेता हैं, वो चुनाव में आने तक से डर रहे हैं। हमारे तो कोई डर की बात होती ही नहीं है। हमारे तो सबको अच्छा लगता है और कार्यकर्ताओं का जो सामान्य कार्यकर्ता उसका मॉरल अप होता है। तो ये जो बातें कही जाती, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी और संदर्भ में कही जाती है। कांग्रेस पार्टी पहले ही डरी हुई थी, अब मुझे लगता है और डर गई है और अपने डर को दूसरे पर दिखाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, प्रमोद कबरवान जी का रुख कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। प्रमोद जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी डरी हुई है, जबकि बीजेपी कह रही है कि हमें किसी चीज का कोई डर नहीं है। चिंता तो कांग्रेस को करनी चाहिए, जो फिलहाल पिछले काफी वक्त से चुनावों में ठीक प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। क्यों आखिर ये आरोप, कांग्रेस किस बिना पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी डर रही है? और बीजेपी को डर है, शायद यही वजह है कि बड़े नेताओं को निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार करने आना पड़ रहा है। गरिमा जी, मैं बहुत आदर के साथ में अपने मित्रों से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव गली और मोहल्ले का चुनाव है। ये चुनाव कोई सरकार बनाने का या सरकार बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। पहले मैं आपको बताऊं, ये चुनाव आपकी जो घर की जो बिजली का खंबा है, उसकी जो बिजली की लाइट है, उसको रिपेयर कराने का चुनाव है। ये आपकी नाली जो चौक हो रही है, उसका चुनाव है। ये आपकी सड़कों पर जो गड्ढे हो रहे हैं, उसका चुनाव है। आपके जो सरकार जो स्मार्ट मीटर लगा करके लोगों को लूटने का काम कर रही है। पहले 2 महीने में बिल आता था, साल भर में 6 बार बिजली का बिल देना होता था। अब बिजली का बिल 20 दिन में आता है और साल भर में 14 बार बिल देना पड़ता है। ये उसका चुनाव है। अब आप ये बताएं कि कांग्रेस डरी हुई है, भाजपा डरी हुई है। सवाल डरने का तो नहीं है। सवाल तो यह है कि यदि आपने काम किया है तो आपको क्यों प्रधानमंत्री का नाम लेना पड़ रहा है इस पर? गली के चुनाव में, इस मोहल्ले के चुनाव में आप अपने विधायक का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आप अपने जो है, देखिए आपने देखा, पिछली बार आपने देखा, जो अभी ताजा ठीक है, सरकार है, सब दब रहा है, लेकिन जिस तरह से चाउमीन बेचने वाला मेयर बन करके 500 करोड़ का व्यक्ति हो जाता है, एक पार्षद पे करोड़ों रुपए की रिकवरी है। तो ये जो है, ये धन बल का जो चुनाव है और अपनी इनको केन प्रकार से इस चुनाव में जीत करके आना है। भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है पूरा जो है गले तक भ्रष्टाचार में और अहंकार में डूब चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी के पास में यहाँ पर जो है 45-47 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत सारे मंत्री हैं। कुछ मंत्री हमारी पार्टी के गए हुए हैं जो बड़े बेबाकी से कर रहे हैं। कुछ मैं देख रहा हूं, कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो कल तक जिन्होंने पूरा जीवन अपना कांग्रेस के लिए काम करने में लगा दिया, लेकिन वो पता नहीं किस डर के मारे भारतीय जनता पार्टी में जाकर के अब हमें गुर्राने, हमारी पार्टी को गुर्राने का। या तो ये पहले गलत बोल रहे थे या फिर ये अब गलत। इनकी बातों पर कौन विश्वास करेगा? दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि इनको डर नहीं है, पहले भी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसको अगर दोबारा भी जीत जाएगी तो सरकार उनकी पहले से है। लेकिन यदि आप जीत रहे हैं तो आखिर आपको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को यहाँ क्यों लाना पड़ रहा है? धामी जी खुद अपने नाम पर क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ पुराने मेयर के नाम पर क्यों नहीं चुनाव लड़ा जा रहा? पुराने पार्षदों के नाम पर क्यों नहीं चुनाव लड़ा जा रहा? तो आप इन बेशर्मों से ये पूछिए कि किस तरह की बातें ये करते हैं और कांग्रेस को गुर्राते हैं कि बोलते हैं कि भाई कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस डर रही है। अरे कांग्रेस ने पता नहीं कितने चुनाव लड़ लिए और कितने चुनाव जो है अभी आगे हमें लड़ने हैं।
लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस तीसरे चुनाव में जनता से हम अपील कर रहे हैं कि ये सरकार बिगाड़ने का और सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये आपकी गली मोहल्ले का चुनाव है। यदि आप कांग्रेस को देखो, 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी नगर निगम देहरादून में काबिज है। अब देहरादून की स्थिति आप समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो है ने कहा था कि 15 नवंबर तक जो है प्रदेश की सारी सड़कें के गड्ढे भर जाएंगे। अब नौबत यह है कि उन गड्ढों में पहले तो जो है मोटरसाइकिल स्कूटर फंसते थे, अब वो गड्ढों में जो है जो बजरी और बालू के भरे हुए ट्रक, उसमें पता नहीं लग रहा है कहाँ गिर गए। अगर आप बोलो तो मैं आपको फोटो भेज दूंगा, वीडियो भेज दूंगा। हमारे यहाँ नकरोंदा रोड पर अभी परसों ही इतना बड़ा हादसा हुआ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और लोगों से, जनता से, उत्तराखंड और नगर निगम देहरादून की जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि इस चुनाव में आप कांग्रेस पर अपना विश्वास जताएंगे तो कांग्रेस के जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो ये सोच करके, डर के काम करेंगे कि भाई सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और यदि आपने पुनः भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव में जिताने का काम किया तो जैसे पिछले 5 साल में 500 करोड़ के आदमी जो है मेयर हो गए, ऐसे ही और करोड़ों रुपए के आदमी जो है ये भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में जो आपके पार्षद थे वो हो गए। तो ऐसे ही बंदरबाट ऊपर से लेके नीचे तक ये चलती रहेगी, इसको पूछने वाला कोई होगा नहीं। हम तो लोगों से ये अपील कर रहे हैं। और रही स्टार प्रचारकों की बात, तो नगर निकाय और गली मोहल्ले के चुनाव में ये न तो स्टार प्रचारकों की इसमें आवश्यकता पड़ती है, सब एक दूसरे को हम जानते हैं, मेयर को भी जानते हैं, वो भी हमारे कैंडिडेट को जानते हैं, हम भी उनके कैंडिडेट को जानते हैं। पार्षद और जितने पार्षदों के चुनाव हो रहे हैं सब हमारे बीच के लोग हैं, रोज मिलते हैं, तो हम सबको जानते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके लिए स्टार प्रचारकों की इतनी आवश्यकता नहीं है। पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में धन बल है, इस समय जो गलत तरीके से जो बहुत सारा पैसा कमाया है उसको लगाना है, और तो वो चाहे स्टार प्रचारक और आने वाले समय में देखिए आप जो है जो 15 साल देहरादून बेहाल का हमने नारा दिया है, तो देखिए आप जो है आएगी। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव जो है गली मोहल्ले का चुनाव है, ये चुनाव जो है इसमें स्टार प्रचारक की इतनी आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं कि किसने कितना काम किया है। और अगर आप जो है धन बल के रूप में अगर इस चुनाव को जीतेंगे तो स्वाभाविक है जो लोग बहुत सारा पैसा चुनाव में खर्च करेंगे वो बाद में यहीं से उस पैसे को की उगाही करने का काम करेंगे। मैं तो देहरादून नगर निगम की जनता से ये प्रार्थना करूंगा, ये अर्ज करूंगा कि ये कोई सरकार बनाने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपकी गली मोहल्ले का चुनाव है। यदि आप कांग्रेस को इस चुनाव में अगर आप अपना आशीर्वाद देंगे तो आपकी गली मोहल्ले की सड़कें बनाने का काम किया जाएगा, आपके नदी नालों को ठीक किया जाएगा और आपके जो टैक्स का जो पैसा है उसका सदुपयोग किया जाएगा। और यदि आप हमें हरा देंगे तो जैसे पिछली बार कि के नगर निगम में पैसे की बंदरबाट, ठीक है। अब देखिए ये तो जनता के हाथों में कि जनता किस पर आपकी बातों पर विश्वास करती है, क्योंकि जो चीज बीजेपी, मान लीजिए जो आप जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप हमें वोट देते तो ऐसा ऐसा होगा, लेकिन गारंटी तो इस बात की भी नहीं है कि कांग्रेस को वोट देते हैं तो तस्वीर एकदम बदल जाएगी। और ऐसा नहीं कि पहले आपको दिया नहीं गया विश्वास, आप पर दिखाया नहीं गया, मौका तो दिया सरकार ने, लेकिन शायद मौके पर काम नहीं हुआ, यही वजह है कि फिर अब सत्ता से बाहर है। ठीक है। नगर निकाय और नगर पंचायत और नगर निगम में बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। ठीक है सर, नतीजों का इंतजार करिए थोड़ा, उसके बाद ही मुझे लगता है इस तरीके के दावे सभी दलों को करने चाहिए। देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका। देवचंद जी, कांग्रेस और बीजेपी जिस तरीके से जीत कदम भर रही है, यूकेडी कहां पर देख पा रही है? देखिए गर्मा जी, यहाँ पर कबरवान जी ने काफी कुछ मुद्दे जो सीधे सीधे बताए, वो बिल्कुल उस बात का हम भी उनके साथ बात करते हैं। ये नहीं कि हम कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बातें बताई उसकी बात ये सत्यता है इनमें। सत्ता पक्ष से यानी शिकायत है। प्रधान को छोड़कर, गाँव में प्रधान को छोड़ करके जो ब्लॉक में भी जो सदस्य चुने जाते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वो अपना एक ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। और उसी के बाद जिला पंचायत में जब जिला पंचायत सदस्य आते हैं तो उसके बाद वो एक अपना जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। और बाकी प्रधानमंत्री के भी चुनाव ऐसे हो जाता है और मुख्यमंत्री का चुनाव भी ऐसे हो जाता है।
पर सिर्फ जो ये निकाय चुनाव है, यहाँ पर नगर निगम का अध्यक्ष हो, नगर पालिका का अध्यक्ष हो या नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, इनका डायरेक्ट वोट है। मतलब सीधा सीधा मैं भी इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि यहाँ पर सरकार बनाने या सरकार बिगड़ने या सरकार होने का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर जो बीजेपी के लोग तीसरा इंजन बोलकर लोगों को बहका रहे हैं, शायद वो अपना जो पॉलिटिकल साइंस बिगाड़ रहे हैं या फिर जनता को भी उसका गलत मतलब समझा रहे हैं कि हमारा तीसरा इंजन होगा तो विकास होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। इसमें बिल्कुल ये बात भी सही कही गई है कि ये जो चुनाव है आपके गली मोहल्लों में, आपके कॉलोनियों में, आपकी बस्तियों में क्या विकास हो रहा है और क्या विनाश भी हो रहा है, उसके प्रति जनता को जागरूक करके जनता को वोट देना है। और इस स्थिति में इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को मैदान में लाना हम नहीं बोल रहे हैं, ये उनके स्टार प्रचारकों का आना से ही स्पष्ट होता है कि ये डरे हुए हैं। दूसरा कारण डरने का ये है कि 1 साल 3 महीना चुनाव को पीछे ले जाना भी कहीं ना कहीं डर था। अब जनता पूछेगी कि भाई 1 साल 3 महीने के बाद अगर आप जो है फिर से यही बोलते हैं कि 5 दिन पहले आप अपना विजन पत्र निकालते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर 5 साल में ये तो बताओ कि यहाँ तक कर दिया था और इसके बाद आप करेंगे। सिवाय इन 15 सालों में जो आप लोगों ने एक काम किया है कि 60 वार्ड से 100 वार्ड बनाए और उसमें जमीनों की खुर्द-बुर्द करके नेताओं की जो जेब भरी, जो भ्रष्टाचार का जो आलम लगाया पूरा प्रदेश में, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। और अब बात यह है कि आप देखो पार्षदों के ऊपर सफाई कर्मचारियों को आप 2-2, 3-300 बांटते हैं और हजारों का बिल बनाकर अपना घर भरते हैं। तो कुछ ना कुछ चुनाव लाने का मतलब ये है कि जनता को समझ में आना चाहिए कि बदलाव हो करके, या कौन, हम ये नहीं बोले, हम ये कह रहे हैं कौन पढ़ा लिखा है, कौन समझदार है, कौन हमारी मुसीबतों को सरकार तक ले जाएगा और हम तक ले आएगा। एक गर्मा जी मैं आपके माध्यम से एक चीज और बता दूं कि चुनाव में बहुत सारी बार ऐसे पार्षद, ऐसे क्षेत्र पंचायत सदस्य या ऐसे नगर पालिका सदस्य, नगर पंचायत सदस्य ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने राजनीति बिल्कुल नहीं की होती, एप्पल पॉलिसिंग करके टिकट मिल जाता है और एक बार राष्ट्रीय उनका जो ये धनबल जनबल भ्रष्टाचार से जीत भी जाते हैं, लेकिन उनको कार्रवाई करना धरातल में कागजी कार्रवाई करने तक नहीं आती है। तो मैं तो ये कहना चाह रहा था कि कभी बीजेपी या कांग्रेस भी कभी ये बताती कि जीतने के बाद हमने एक वर्कशॉप चलाया है और उस वर्कशॉप में हमने अपने इन नवनिर्वाचित जो हमारे जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनको हमने ट्रेनिंग दे करके, उनको संविधान पढ़ाकर, उनकी पावरें दिखाकर उनको काम करने के लिए रास्ता दिखाया। ये सब चीज विजन नहीं है। ये विजन तब होगा जब आपके हृदय में विकास की एक लहर होगी, विकास की पीड़ा होगी। लेकिन जब आप भ्रष्टाचार करो और फिर भ्रष्टाचार करेंगे, इस मुद्दे को लेकर चलेंगे, तो आप योगी तो क्या, आप तो जो वहां से राजनाथ सिंह को बुला लो, उसके बाद शाह जी को बुला लो, माननीय प्रधानमंत्री जी को बुला लो और आपका बस चले तो आप कुछ भी चला लो। इसका मैं इसलिए बोल रहा हूँ बस चले, क्लियर आचार संहिता में बोला हुआ है, हम जब कोई भी झंडा डंडा पोस्टर सरकारी बिल्डिंगों पर नहीं होगा। तो मैं बीजेपी के, मैं बनर्जी जी से जानना चाहता हूं कि ये जो देहरादून हॉस्पिटल है ये बीजेपी के बात की नहीं है, इसको आप गाली मत सुनना, मैं बता रहा हूं। आपने सारे झंडे लगा रखे हैं उसमें और चुनाव आयोग को लिखकर भी देने के बाद उसको भी आप डरा देते हैं। दूसरी बात, आपको मैं 60 नंबर कई वार्डों में दिखा दूं जहां पर पूर्व पार्षद बोलता है कि अगर हमको वोट नहीं दिया तो बस्तियां उखाड़ देंगे। अरे 3 साल का तो हाईकोर्ट ने दे रखा है, वो कौन समझाएगा। लेकिन इस प्रकार से तानाशाही, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस भी उठा हो, हम भी उठे हैं, बाकी दल भी उठे हैं, लेकिन इसी खत्म करने के नीयत से हम लोग आज जो है मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। विरोध हम तब न करते कि सब ये काम सुचारू रूप से हो रहा होता। हम तो उत्तराखंड के हितैषी हैं। अगर हम सरकार के बाहर रह करके भी अगर बीजेपी या कांग्रेस के विधायक या पार्षद या सांसद हमारे जो मांगे, हमारी जो डिमांड अगर पूरी करते हैं तो हम उनको ही सपोर्ट करते हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन क्या करें, इत्तेफाक है और ये विडंबना है कि बीजेपी पूरी भ्रष्टाचार जुमलेबाज पार्टी है और कांग्रेस ने भी छल छदम करके जब भी इन उत्तराखंड में राज किया है तो उत्तराखंड के विकास पर उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो शायद 2017 में 18 में वो सत्ता में आते, फिर 22 में भी आ जाते। लेकिन यही एक कारण है कि बीजेपी
के मुद्दों पर भी वो अपने आप को एक सशक्त विपक्ष तैयार नहीं कर पाया। ये हमारा उनके लिए है। पर अब हम जनता के बीच हैं। जनता से ये हमारा मानना है कि भाई हम उत्तराखंड क्रांति दल, जिन्होंने इस उत्तराखंड का एक सपना देखा था, जो लोग इस उत्तराखंड के लिए काम कर रहे थे, उनके सपनों पर उतरते हुए इस उत्तराखंड के विकास के लिए आप अपना पसंदीदा और अच्छे उम्मीदवार को चुनो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उत्तराखंड के लिए, लेकिन ये तो हम अलग अपील करेंगे, लेकिन चैनल में तो हम यही करेंगे कि आप इस उत्तराखंड के विकास के लिए अच्छे उम्मीदवारों का चयन करने का कष्ट करें। किसी भी भ्रमात्मक, किसी भी लालच, कोई शराब, मुर्गा, दारू जो उत्तराखंड में प्रचलित है, इन राष्ट्रीय पार्टी की वजह से उससे दूर हटकर आप एक सुंदर छवि के उम्मीदवारों को चुने। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे और विस्तार से बाकी मेहमानों के साथ में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हमने कहा चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर कर रहे हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। रतन मणि डोभाल जी के साथ में शुरुआत करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। रतन मणि जी, एक तरफ बीजेपी है जिसके सामने ये चुनाव प्रतिष्ठा का अब सवाल बन गया है। कांग्रेस पार्टी लगातार बड़े आरोप लगा रही है और जैसी स्थितियां भी बनती चली गई तो वो भी अपने आप में कई सारे सवाल उठा रही हैं कि क्या बीजेपी को डर था जो इतनी देरी से चुनाव हुआ, इतने सालों तक क्यों चलता रहा, और एक स्थानीय चुनाव के लिए एक दूसरे प्रदेश से मुख्यमंत्री को प्रचार प्रसार के लिए बुलाया जा रहा है। ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। क्या लग रहा है, बीजेपी डरी हुई है क्या? देखिए गरिमा जी, ये चुनाव छोटा चुनाव नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। एक लोकतंत्र की पहली इकाई है जो हमारे जो ग्राम पंचायतें हैं और नगर निकाय हैं, यही तो बुनियाद है लोकतंत्र की। और इस बुनियाद को किसी भी तरीके से कम करके नहीं आंकना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है कि वो अपने प्रचार के लिए किसको बुला रही है, क्या बुला, कहीं उनको लग रहा होगा कि कहीं दिक्कत है। अब वो एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहे हैं कि जिन्होंने फूल तो बरसाने नहीं है, जहर ही उगलना है। और इसलिए क्योंकि उनका राजनीति है, उन्होंने उसी मोड़ पर उसको ले जाना है चुनाव को। अब मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री की उतनी अपील नहीं है। उनका थूक जिहाद भी नहीं चल रहा है, लैंड जिहाद नहीं चल रहा है, लब जिहाद नहीं चल रहा है। बहुत सारे जो जिहाद वो ले आए थे वो नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए बड़े जिहादी को वो अपना प्रचार के ले रहे हैं। वो स्वतंत्र है, उनके लीडर हैं, वो तो लाएंगे। मैं उस पर नहीं बात करना चाह रहा हूँ। ये घबराहट हो सकती है जैसे आप कह रहे हैं, बहुत सारे कुछ मुद्दे सर, लेकिन ये कुछ बड़ी बातें आपने नहीं बोल दी। मतलब जिहादी शब्द का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री के लिए चाह रहा था कि एक जो संकल्प पत्र की बात आपने आई है और 2-3 आई है कि हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर को लेके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बद्री केदारनाथ जो मास्टर प्लान है, वो ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में है, जो आने हैं जनता के बीच में। और उसके लिए निकाय स्तर पर वो ऐसा नहीं है कि ये कर, नगर निकाय की हर जगह पर जरूरत पड़ती है राज्य सरकार को अपने ऐसी परियोजनाओं के लागू करने के लिए। नगर निगम ही वो इकाई है, नगर पालिका ही वो इकाई है जहां सरकार को इन परियोजनाओं को लेके उसकी एनओसी के लिए जाना पड़ता है, उसको प्रेजेंटेशन देना होता है। तो वो उसको मैं कम नहीं मानता हूँ, महत्वपूर्ण इकाई है सरकार के। जब तक नगर निगम को एनओसी नहीं देगा, सरकार उस परियोजना पर आगे नहीं बढ़ सकती है। तब तक केंद्र उनको फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकता है कि वो केंद्र वाले भी कहते हैं भाई नगर पालिका के, नगर निगम के एनओसी लाओ, कहाँ है। जब वो एनओसी आएगी तब वो जाएगी। इसलिए ये चाहते हैं कि जो पाइपलाइन में जो परियोजनाएं हैं, नगर निगम और इससे नगर पालिका उनका कब्जा हो जाए, ताकि हमें ये अपनी जो योजनाएं हैं उनको धरातल पे उतारने में कोई दिक्कत ना आए, फाइनेंस केंद्र से लेने में कोई दिक्कत ना आए। ये उनका उद्देश्य हो सकता है उसमें।
और दूसरा कि इसमें लेकिन महत्वपूर्ण बात जो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने देखा नहीं है अभी, पैनोली जी को मालूम होगा वो क्या है वो संकल्प पत्र में। मैं ये चाहता था अगर वो है तो मैं स्वागत करूंगा उसका, कि कहीं भी अभी तक 74वें संविधान संशोधन को वो लागू करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे हैं, जिससे ये संस्थान मजबूत हों, जिसमें वो सारे जो विभाग जो सिस्टम है उसके तहत तो इनको 28 विभाग नगर निगम के अंतर्गत देने हैं। लेकिन क्या राजनीति क्या है, जो हमारे जो विधायक भी हैं और जो दूसरे अधिकारी हैं तो वो नहीं चाहते इन इकाइयों को मजबूत करना। वो सब कुछ अपने हाथ में, जैसे पंचायतों में, पंचायत में वो चाहते हैं कि बीडीओ ही वह सब कुछ मालिक बना रहे, वो प्रधान की कोई औकात नहीं है, उसको तो वो हुक्म देते हैं बजट के लिए। ऐसे ही नगर निकाय में है कि आप वहां से बजट अगर रिलीज करते हैं निकाय का तो तय करके करते हैं कि आपने ये करना है, वो उसको इसलिए नहीं देते हैं कि वो अपनी योजनाएं, ये आपकी ग्रांट है, इस ग्रांट के अनुसार अपने क्षेत्र के, अपने वार्ड के, अपने शहर की कोई योजनाएं वो बना सके और उस पर काम कर सके। ऐसा अभी तक नहीं है और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप 74वें संविधान संशोधन लागू नहीं करते हैं। अगर सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने वो संकल्प में ये संकल्प व्यक्त किया है तो मैं उसका स्वागत करूंगा कि कम से कम देर से ही सही उनको ये 74वें संविधान संशोधन में ये अधिकार मिल जाएगा तो सरकार के दबाव से वो मुक्त हो जाएंगे। सरकार के जो वो घंटी रहती है उनका गला घोटने की, उससे उनकी मुक्ति हो जाएगी। जनता में ही उसकी, जैसे सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है, ऐसे ही नगर निकायों की जवाबदेही अपने वार्डों के लोगों के प्रति है। वो अपना शहर को कैसे बनाना चाहते हैं उस पर अगर ये फोकस करेंगे तो मैं ये समझता हूं कि हम आने वाले दिनों में कुछ बेहतर समझते हैं। लेकिन मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। उसमें इनको अभी नगर निकाय ये सब इसलिए चाहिए कि इनको जमीनों पे नजर है, वो जो नगर निगम उनकी जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों में नजर है। आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ हमारे नगर निगम ने 1000 करोड़ रुपए की जमीन दी मेडिकल कॉलेज के लिए। 600 करोड़ 640 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने हमारा पैसा उसमें खर्च किया बिल्डिंग बनाने के लिए, और उसको चले दो महीने नहीं हुए और आपने उसका निजीकरण कर दिया, पीपी मोड पे दे दिया। और कितने पैसे में वो संस्था, ऐसे संस्थान को पीपी मोड पे दिया है जिसका गठन ही 2022 में हुआ और उनको 2022 में ही वो मेडिकल कॉलेज तैयार करके देना था। और उसको क्या मिला, उसमें 100 बच्चों ने अभी एडमिशन लेके, वो श्रीनगर से आए हैं, कोई अल्मोड़ा से आए ट्रांसफर करके कि हरिद्वार सुगम अच्छी जगह है तो वो यहाँ पर आ गए। अब उनको उसका निजीकरण हो गया है। ये विद्यालय, ये इनकी वो जो संपत्ति है नगर निगमों के पास, नगर पालिकाओं के पास, ये इनको इसलिए नगर निगम और ये सब जीतने हैं कि इनको वो सारी संपत्तियों को खुर्द बुर्द करना है, उनका इसका व्यापार करना है, उसको निजीकरण के रास्ते पे ले जाना है। इन्होंने कूड़ा उठाने तक का निजीकरण कर दिया है। और मैं अपने यहीं का बात दे रहा हूं, जिसका 350 रुपए प्रति टन हम कचरे का देते थे जिस कंपनी को, उस कंपनी को हटा के उन्होंने 1200 रुपए टन की कंपनी को लेकर आए कि हम इस पर कूड़ा उठवा रहे हैं। क्यों भाई, 350 के आपने बाहर कर दिया और 1200 वाले ले आए हैं। तो ये कचरे में भी लूट मचा रहे हैं और इन संस्थानों का गला घोट रहे हैं। उनमें कोई कर्मचारी भर्ती नहीं हो रहा था। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन में, स्वच्छ भारत मिशन में एक कर्मचारी आपने दिया हो, आपने अधिकारियों की फौज बढ़ा दी है और कर्मचारी है नहीं। पॉपुलेशन बढ़ रही है और तमाम नए आवास क्षेत्र हो रहे, कॉलोनियां बढ़ रहे हैं, सफाई की लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन आप सफाई कर्मचारी नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्राइवेट वाला लगेगा, वो कंपनी जा रही है, वो कंपनी यूजर चार्ज भी ले रही है। पहले हम जब गिरह कर देते थे हाउस टैक्स, उसी में सफाई व्यवस्था होती थी, उसी में सीवर की व्यवस्था होती थी, उसी में जल कर लग के आता था और इसलिए हम हाउस टैक्स देते थे। अब हम हाउस टैक्स अलग दे रहे हैं, सफाई का अलग दे रहे हैं, सीवर का अलग दे रहे हैं, पानी का अलग दे रहे हैं और ये सारी चीजें। तो आप दे क्या रहे हैं हमको? सवाल यह है कि नागरिक सुविधाएं दे क्या रहे हैं?
अब ये नाली और खड़ंजा, ये इसमें तो विधायकों को रहता है कि उनको 60-40 का कमीशन का मामला है। वो कहते हैं कि नहीं, नगर निगम नहीं बनाएगी नाली तो हम बनाएंगे, या सीसी रोड तो हम बनाएंगे। उनका झगड़ा तो इस बात को ले गए, इसलिए उसको कोई अधिकार नहीं देना चाहते। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। और आपके पास अच्छे प्रवक्ता बैठे हैं पैनुली जी, वो सारी चीजों को जानते हैं। अगर इस पर कुछ वो प्रकाश डालेंगे तो हमें भी कुछ सीखने को उनसे मिलेगा। ठीक है सर, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। राजेश्वर जी, कई सारे सवाल उठाए गए हैं और रतन मणि जी ने तो बहुत बड़ा ही हमला बोला था आप पर, जिस तरीके से उन्होंने जिहाद की बात कही थी, मुझे लगता है उसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए। नहीं, रतन मणि जी जिसकी जो बोल रहे हैं, बड़े सीनियर पत्रकार, और इनकी बड़ी इज्जत है हमारे मन में भी और दिल में भी, और उत्तराखंड के अधिकतर प्रदेशवासियों में भी। कुछ चीजें इमोशनल होकर के बोल जाते हैं, जो फैक्ट चीजें हैं, चाहे लव जिहाद की बात करें, जो चीजें हैं जो सामाजिक सांस्कृतिक चीजों को खराब कर रही है, उसके बारे में बात करें। उसका पॉलिटिक्स के या उसका हम कहें कि वोट कन्वर्जन के से, या उसका नगर निगम के चुनाव से कोई लेना देना है, तो मुझे नहीं लगता उसको उसके साथ जोड़ना चाहिए। वो एक आपके जो संस्कृति खराब की जा रही थी लगातार, और एक लगातार जो है एक विद्वेष की भावना फैलाई जा रही थी, उन चीजों को रोकने की जो बातें थी वो उससे रिलेट करता है। वो ठीक है, इन्होंने इमोशनली होकर कह दिया कि वो कुछ चीजें है, तो मुझे लगता है वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के क्या जो विचार था उसके साथ ही शायद पूरी चीजें शाब्दिक अर्थों में लेकर के चले गए, उसको इलेक्शन के साथ जोड़ा, वो थोड़ा मुझे लगता है। लेकिन रतन मणि दोभाल जी ने एक बात बड़े क्लियर कट की, जो कांग्रेस के लिए भी समझनी चाहिए और हमारे भाई उत्तराखंडी जी को भी समझना चाहिए कि बेसिकली क्या है म्युनिसिपल कमेटी या जो पंचायत राज है, जो नीचे सबसे नीचे के पायदान है, जहां आदमी डायरेक्ट से डायरेक्ट जुड़ता है। बिजली नहीं आएगी तो क्या आप इसको कहते हो सरकार को दिया है? अगर आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी सोच एक लेवल से नीचे गिर गई है। आप ये नहीं समझ पा रहे कि वो खुद में कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और हर इंपॉर्टेंट पोजीशन पे एक आदमी ऐसा होना चाहिए या एक प्रतिनिधि ऐसा चुना जाना चाहिए जो चीजों को ठीक से समझ सके, और जहां से उस चीजें की समस्या का समाधान हो सके उस जगह तक उसको पहुंचा सके और समाधान का कार्यान्वयन करा सके। तो ऐसे आदमी को चुनना जरूरी होता है, और भारतीय जनता पार्टी उस चीजों में लगती है। जहां तक राजनीति की बात है, देखिए राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक पार्टी अपने सारे अस्त्र यूज करती है, और हर जगह की सत्ता में रहने का उसका अधिकार भी है और रहना चाहती भी है। और रहेगी कैसे? जब उसको नॉर्मल आदमी उसके साथ एक आदमी खड़ा होगा। तो जहां तक जो बहुत छोटा आंकने की कोशिश हमारे दो प्रमुख प्रतिद्वंदियों द्वारा की जा रही है, मुझे लगता है वो थोड़ा गलत रास्ते में चले गए। बोल दीजिए गली मोहल्ले, अरे गली, हम उस गली में रहते हैं, हम उस मोहल्ले के हैं, हमसे ही सरकार बनती है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे म्युनिसिपल कमेटी हो, चाहे कोई भी संस्था बनती है तो हमसे ही बनती है। अगर वो हमारी बातें नहीं सुन पाए तो सुनेंगे कैसे? अगर आपको पुलिस का उदाहरण दे, पुलिस में एक बीट कांस्टेबल होता है। बीट कांस्टेबल क्या होता है? एक हर एक एरिया का उसको लोकेटेड होती है, जहां वो एक आदमी की इंफॉर्मेशन रखता है, एक्शन में देखता है। तो बीट कांस्टेबल बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, जो अधिकतर लोगों को नहीं पता, जहां से सारी इंफॉर्मेशन ऊपर पुलिस के अलग अलग विभागों को पास जाती है, शेयर की जाती है। उससे इंफॉर्मेशन से लेकर के उस पर पुलिस विभाग काम करता है। ऐसे ही हमारे जो है पार्षद भी एक तरीके से बीट पे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होते हैं। वहां अच्छे आदमी का, इंपॉर्टेंट आदमी का चुना जाना जरूरी है। और जहां तक माननीय प्रधानमंत्री, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री, और जहां तक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने पॉपुलर हो तो हैं, तो हमारे ही प्रदेश के ना, हमें तो सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए कि हमारे प्रदेश के एक माननीय मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में आ रहे हैं और अपने प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, और हर इलेक्शन को गंभीरता से लेना चाहिए। ऊपर का नगर नेता ये सोचता है को गली की पॉलिटिक्स है, वहां तो मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर आप क्या करने के लिए बैठे हो? आप सीधे सीधे चाहते हो कि सीधे सीधे आपको राजमहल रहे, ऊपर की पॉलिटिक्स में ही आ जाओ। आप नीचे की पॉलिटिक्स में भी आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और नीचे की पॉलिटिक्स में भी लोग उनको देखना, सुनना और समझना चाहते हैं। खंडे जी कुछ कह रहे हैं सर, बोलिए। सर, यहाँ पर गरिमा जी बार बार एक बात हमारे समझ में आती है, डोभाल जी ने कितने स्पष्ट रूप में बोला, और हमने भी इसका विरोध नहीं किया। गली का बोलने का मतलब हमारा ये नहीं कि जिस शब्द में ये यूज कर रहे हैं गली का, वो नहीं था। दूसरी बात, जो सवाल उठाया गया था कि क्या आप उनको अधिकारों की बात अपने शपथ पत्र या जो आपका जो विजन है उसमें बोलेंगे, उस पर उन्होंने चर्चा नहीं करी। हम ये एक बात बता रहे हैं कि अभी जो डोभाल जी ने बड़ी क्लियर कट बताया
कि जो नली नालियां और गलियां जो साफ करने के लिए विधायक बोलता है मैं करूंगा, नगर निगम नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में क्या करता है, उन्हीं का पार्षद भी आता है, उन्हीं का विधायक भी आता है, एक बोलता है मैंने करा दिया, एक बोलता है मैंने करा दिया। हकीकत तो यह है नगर निगम उस टाइम ये बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है। हमने कितना चक्कर इसमें लगा दिया, मैं किसी कॉलोनी का, मैं कल्याणकारी समिति का मैं अध्यक्ष भी हूँ, और मैंने कितने चक्कर काट दिए कि ऐसा बोला, नगर निगम बोलता है हमारे पास पैसा नहीं, विधायक बोलता है उनके पास तो ये उनके पास है। कहने का मतलब उन्होंने कोरिलेशन की बात करी थी कि कोरिलेशन होता तो शायद हम इनके विजन पत्र का स्वागत करते। दूसरी तरफ जो पैनोली जी ने घुमा फिरा करके जो बात लपेट के बताई है, वो लपेट करके हम एक सैनिक आदमी है और सीधा सीधा बात करना चाहते हैं। हमारा तो विजन ये है कि भैया तुमने शहर के विकास में विकास की बात नहीं की है और भ्रष्टाचार इतना कर दिया कि जिससे जनता आपसे खपा है। हम कब बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल निम्न सरकार है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। बेस जो डोभाल जी ने बताया, बेस तो ये है प्रजातंत्र का, पर इस पे उनको काम करने की आप स्वायत्ता तो दो, उनको काम करने की क्षमता तो करने दो। ऐसा आपने या कांग्रेस ने पीछे से कभी भी नहीं किया। और खास तौर पर उत्तराखंड तो ऐसे राज्य था कि जिसको निरंतर विकास करने की तरफ, बाकी तो ऐसे शहर पहले से केंद्र सरकार की तरफ से भी बन गए थे, राज्य अलग भी बन गया तो वो बढ़िया है। लेकिन हमारे यहाँ आज की डेट में आप श्रीनगर में चले जाओ, गोपेश्वर में चले जाओ, कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कहीं जो है शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे कई पहाड़ी इलाकों में आप धारचूला चले जाओ, आप गोल्डन में छोटे चेगड़ में चले जाओ। तो इन चीजों पर चर्चा के लिए जो डोभाल जी का मशवरा था कि क्या आपने अपने विजन में स्वायत्ता की बात करी, जो न करके आपने गोल मोल करके और उसको घुमा दिया कि हम तो लाएंगे। अरे हमने बोला लाएंगे, लेकिन हमने एक चीज और बोला था कि अगर आपका प्रधानमंत्री भी आ जाए, अब प्रधानमंत्री हमारा भी है, लेकिन आपके प्रचार के लिए अगर आते हैं तो उनका जो खर्चा है वो खर्चा उस वहां पर उनके कैंडिडेटों के हिस्से में लगना चाहिए। और जो लिमिटेशन नगर पालिका ने बनाई है 30 लाख, 2 लाख या 3 लाख, उस पर जब वो ज्यादा हो तो उनको नोटिस चिपका देना चाहिए। लेकिन ऐसा आप इसलिए नहीं करते, सारे बिगाड़ अपने जेब में रखे हुए, आप तानाशाही बन चुके हैं, आप उसके बाद भ्रष्टाचारी तो हैं ही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो डोभाल जी की बात का आप उनके जो उत्तर जो क्वेश्चन था उसका जवाब नहीं दे पाए। धन्यवाद गरिमा जी। ठीक है, प्रमोद कपरवान जी का रुख कर लेते हैं। प्रमोद जी, सारी बातें ठीक है, लेकिन कई सारी शिकायतें कांग्रेस पार्टी से भी रही हैं। आपने जैसे अपने पहले जवाब में कहा था कि भाई अगर हमें वोट देंगे तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी और नहीं देंगे तो जो स्थितियां अब तक रही वैसे ही कंटिन्यू रहने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी फिलहाल सत्ता में तो है ही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट कैसे दे जनता के बीच में क्या ये मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ में काम कर रही है? जनता के बीच में क्या कांग्रेस पार्टी की छवि को लेकर कोई सुधार हुआ? बाकी के चुनावों में जब जनता ने कांग्रेस को दरकिनार किया तो इन चुनावों में विश्वास कैसे करेगी? क्या आपको ये विश्वास है कि जनता कामों से संतुष्ट नहीं है इसलिए शायद आपके पास में आएगी? मतलब मैं तर्क पर बात कर रही हूँ, क्या वजह है कि आप इस बात से संतुष्ट और जीत के दावे कर रहे हैं कि आपको लगता है कांग्रेस के साथ जनता है? देखिए गरिमा जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिन सड़कों पर इतने गड्ढे पड़े हैं, ये सड़कें कभी जो है कांग्रेस ने बनाई। जिन विश्वविद्यालयों में इनके बच्चे और ये लोग पढ़ करके आए वो हमने बनाए। जिस विधानसभा में बैठ करके ये जो है हमारे लिए जो है नियम कानून बनाते हैं वो विधानसभा हमने बनाई। जिस पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जो है अपनी लोकसभा के सदस्य बैठते हैं, उसका निर्माण कांग्रेस ने करवाया है। तो कांग्रेस ठीक है, बहुत समय से जो है 2014 में झूठे वादों में, झूठे इरादों में बड़ी बड़ी बातें करके भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने जो है कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन 11, 12, 13 साल होने के बावजूद किसी भी इनका कोई सा आरोप सत्य नहीं हो पाया। और 2014 में हमारे पास में 44 हमारे सांसद थे, फिर हमारे 52 सांसद आए, लेकिन इस समय हम 100 सांसदों की पार्टी फिर बन गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना देश के अंदर जितना कर्जा लगभग 60 साल 65 साल राज करने में 2014 तक जितना कर्जा हमारी सरकारों ने लिया, उससे 6 गुना ज्यादा आप उठा करके आप आंकड़े निकलवा लीजिए, उससे 6 गुना ज्यादा कर्जा जो है भारतीय जनता पार्टी से देश को डुबाने का काम कर चुकी है। उत्तराखंड में आप देख रहे हैं, आप उत्तराखंड का ही निकाल लीजिए, एक जो पेट के अंदर बच्चा है उसपे लाखों रुपए का कर्जा है।
तो आप ये कह रहे हैं, जिस तरह से आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्यों लोग जिताएंगे, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप सड़कें रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन वो सड़कें बनाई हमने। जहां पर बैठ करके आप कांग्रेस को गुर्रियाने का काम करते हैं, कांग्रेस को गाली देने का काम करते हैं, वो भी चीजें हमने बनाई है। उन चीजों पे उन पे बैठ करके भी आप जो है वो कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी से ये पूछिए कि इन्होंने इन 7 वर्षों में कितने लोगों को फिर जनता इन 7 वर्षों में बराबर इनका साथ क्यों देती आई? देखिए गरिमा जी, देखिए झूठ बिकता है, बहुत जल्दी बिकता है, सच को बिकने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जो कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना कर रहे थे, उनकी पार्टी आज कांग्रेस के युक्त हो गई। और देखिए, हमारे जितने आगी बागी दागी सारे शीर्ष पदों में भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और हमारे पास में इस देश के अंदर सबसे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 100 सांसदों वाली पार्टी इन मात्र 11 वर्षों में हम बन गए हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके चैनल पे जब भी दोबारा हम डिबेट करेंगे तो ये हमारी जगह होंगे जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और हम इनकी जगह होंगे। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है बहुत कम वक्त भी बचा है बिल्कुल नतीजों में, और चुनाव में बस 23 और 25 में स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। महज हफ्ता भर या 2 हफ्ते का वक्त कह लीजिए, उसके बाद सब साफ होने वाला है। कि छल बल पर, धन बल पर ये चुनाव जीत जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस, अच्छा आपने टर्म्स कंडीशंस पहले ही डाल दी। डर है। मैं बताना चाहता हूं कि हम बहुत मजबूती के साथ, अरे आप मान लीजिए डर है, 15 साल के हाल। ठीक है प्रमोद जी ठीक है। में देहरादून को बेचने का काम किया, देहरादून शहर को जो है आपने पहले जीत का दावा बड़ी मजबूती के साथ किया, लेकिन बाद में वो हैशटैग के साथ में टर्म्स कंडीशंस वाली बात कह के ना ऐसा लगता है कि अभी अपने कॉन्फिडेंस पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि ऐसा क्यों बोला आपने? मैं देखिए, मुझे बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। आप तो मेरे साथ इतनी बार डिबेट करती हैं। मैं आप बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात करने वालों में नहीं हूँ। ठीक है, नहीं सर, कह रहे हैं ना कि आपने बहुत कॉन्फिडेंस से अपनी जीत का दावा किया और कहा ना कि अभी मैंने भी कहा कि हाँ बस 10 दिनों का वक्त है, 25 के बाद तो आप 25 के बाद नतीजे आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर कौन किसकी जगह पर बैठा होगा ये तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। चर्चा हम करेंगे उस पर भी। तब आपने कहा कि फिर ये हमारी जगह पर होंगे और हम इनकी जगह पर, लेकिन उसके बाद जो आपने हैशटैग लगाया वो बड़ा खतरनाक था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। खैर, ये तो बहुत कम वक्त है, अभी तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं दोबारा अपनी बात को कहता हूं। हाँ, मैं समझ गई। ये जो है, अगर ये धन बल से, हाँ, अगर ये जो है छल बल से, देखो भगवान, देखो सीता माता को रावण ने नहीं, आपका संदेश स्पष्ट है सर। आप प्रमोद जी, आपका संदेश स्पष्ट है, ऐसा नहीं है कि हम उस बात को समझे नहीं। मैंने एक तंज कसा आप पर, आप ये समझ सकते हैं, लेकिन बात ये है ना कि थोड़ा सा इंतजार 25 तक है। 25 जनवरी बस दूर नहीं है। आपने खुद, क्योंकि वो कहा ना कि धन बल और बाकी की चीजें जो आपने बिल्कुल एंड में जोड़ दी वो कुछ और कह गई। चलिए ठीक है, बहुत कम इंतजार है। मेरी तरफ से बधाई भी आपको, और हम जब चर्चा करेंगे तब देखेंगे किस ओर पाला जो है वो भारी होता है और कौन जनता के ज्यादा पसंदीदा निकलकर सामने आता है। खैर, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका रुख कर लेंगे रतनमणि डोभाल जी। रतनमणि जी, देखिए, जनता के हाथों में फैसला है। कांग्रेस भी बहुत मजबूत दावे कर रही है। इस बार परेशानी बीजेपी के सामने भी कम नहीं है सर, क्योंकि कांग्रेस युक्त बीजेपी वाली बात निकल कर आ गई कि बीजेपी तो अब कांग्रेस युक्त हो गई, ये मुक्त की बात कर रहे थे। इसमें गलत नहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, क्योंकि बड़े से बड़े प्रवक्ता भी बीजेपी में अगर गए तो मैनेज करना बीजेपी के लिए भी बहुत कठिन हो गया था। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं ने ही नाराजगी जताई थी, लेकिन बीजेपी में तो नेताओं ने भी कहा कि भाई टिकट में चीजें गलत हुई। नहीं, देखिए, वो बहुत स्पष्ट बात है। मैं तो लोकतंत्र में भरोसा रखने वाला आदमी। मैं तो चाह रहा हूँ कि ये सरकार को एक झटका लगना चाहिए,
चाहे हाँ। वो निकायों से लगे या लगे, क्योंकि जब ये जीतते रहते हैं तब वो मनमानी करते हैं, वो तानाशाही की तरफ जाती है ये चीजें। अगर जनता झटका देती रहेगी तो जनता के कब्जे में रहेगा शासन व्यवस्था। ये सब ये अधिकारियों को जो ब्यूरो के रहे उनके पेच कसेंगे कि भाई कहाँ चूक हो रही है ये। लेकिन इसमें तो मैं ये कह रहा हूँ, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनकी तो डिमांड है कि बैलेट से चुनाव हो, तो ये चुनाव तो बैलेट से ही हो रहे हैं, तो इसमें बैलेट में तो उनकी परीक्षा की घड़ी है कि वो बैलेट से कितना धक्का पहुंचाते हैं। अगर वो ये कर पाए तो आगे ये उनकी ये जो डिमांड है इस पर लोग बल देंगे कि हाँ भाई ये वास्तव में गड़बड़ करते थे बैलेट से, तो कांग्रेस जीत गई है। तो ये परीक्षा की घड़ी उनकी भी है। सिर्फ ये तो जो वाली बात है, लेकिन वो ये सही बात है कि हम बहुत महत्वपूर्ण चुनाव में जा रहे हैं। इसको किसी भी स्तर से उसको कम तर आंकना हमारी भूल होगी, हमें वो नहीं करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो भी योजना है उसका प्रेजेंटेशन पहले नगर निकाय में होता है और वहां से ओके होने के बाद ही सारी जो योजनाएं कुछ है वो सरकार की योजनाएं वहीं से जाती है, क्योंकि जमीन तो नगर निगम के पास है। धरातल तो नगर पालिका के पास है, नगर निगम के पास है या पंचायत के पास है। तो सरकार कोई योजना बना रही है तो उनकी सहमति चाहिए होती है उसमें। वो सहमति बनाने के लिए हमें अच्छे लोगों को चुनाव करना चाहिए। वो बीजेपी कांग्रेस की वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यूकेटी की नहीं कर रहा हूँ, कोई तीसरा भी है। इनके पार्टियों के अलावा भी अगर 2-4 लोग भी हमने ऐसे भेज दिए वहाँ जो अपने अपने क्षेत्रों में चीजों को जानकार लोग होंगे, तो वो हमारे किसी भी निकाय में चले जाए तो वो उसका लाभ मिलेगा, सरकार को मिलेगा, उस निकाय को भी लाभ मिलेगा। और हम इन योजनाओं में जो है बहुत बड़ी योजनाएं हैं, ये जो सर पर ये गंगा जो कॉरिडोर लिया, लोगों में बेचैनी है। चाहे वो ऋषिकेश में आप जाए, कहाँ जाए, अब उसमें मीनाक्षी सुंदरम जी मैं कल देख रहा, वो कह रहे हैं कि गंगा घाट से आधा किलोमीटर, गंगा घाट से 1 किलोमीटर। अरे उसमें तो पूरा ऋषिकेश और हरिद्वार 1 ही किलोमीटर में है, उससे भी कम में है। तो ये पूरा तबाह करेंगे पूरे शहरों को, ये तो वो बयान दे रहे हैं। और उसी में प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन उनको देना है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो तो हम स्वागत करेंगे। हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री तो हमारे भी नरेंद्र मोदी जी भी हैं। बिल्कुल, अलग बात है कि हमें अधिकार है, हम कोई बात पे उनके आलोचना करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे हैं, हमारे देश के हैं, भारत के प्रधानमंत्री। अगर वो आ रहे हैं उत्तराखंड में, हम उनका स्वागत करते हैं। और उनमें योजनाएं अगर आ रही है, कुछ इसमें चेंज हो जाए लोगों के हित में, लोग ऐसे न हो कि जो आज आजीविका कमा रहे हैं उनकी आजीविका से वो हाथ धो बैठे, फिर ऐसा कॉरिडोर तो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद है नगर निकाय चुनाव में जनता जो है वो सच का साथ देगी और जिसने विकास किया है और उसी के साथ जो है वो जनता नजर आएगी। लेकिन फिलहाल दावे दोनों दलों की ओर से जीत के लगातार किए जा रहे हैं। एक तरफ विपक्षी हैं कांग्रेस में बैठे जो ये कह रहे हैं कि इस बार जनता क्योंकि सच देख चुकी है और झेल चुकी है, इसलिए हमारे साथ जरूर आएगी। लेकिन 25 तक नतीजे साफ हो जाएंगे और उसके बाद समझ में आएगा कि आखिर जनता ने इस बार किसका साथ दिया है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर। मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।